हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आपका अपना चैनल बायोलॉजी बाइट्स। और बेटा हमारा चल रहा था चैप्टर सेल और आज है सेल का लेक्चर नंबर 9। बेटा 8 लेक्चर सेल के कंप्लीट हो चुके हैं और 8 लेक्चर कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा पूरा प्रोकार्योटिक सेल फिनिश हो चुका है। यानी कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोकार्योटिक सेल को फिनिश भी कर लिया था और लास्ट में एक छोटा सा रिवीजन भी ले लिया था पूरे प्रोकार्योटिक सेल का। इसका मतलब कि आज यानी लेक्चर नंबर 9 में हमें क्या स्टार्ट करना है, यूकार्योटिक सेल। और यूकार्योटिक सेल वैसे तो हमने आपसे कहा था कि हम इसको 3 लेक्चर में वाइंड अप कर देंगे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब अभी तक सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई है तो इसे भी पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ाना चाहिए। तो हो सकता है कि 4 लेक्चर इसमें भी लग जाएं, ठीक है, हो सकता है 4 इसमें भी लग जाएं, पर यह जरूर विश्वास दिला सकता हूं कि इसके बाद आपको नीट तक के सफर में कहीं बाहर भागने की जरूरत नहीं है। ये कंप्लीट चीज है जो आपको इस चैप्टर में मिल रही है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर हो रही है, हर एक ऑर्गेनल हर एक टॉपिक बखूबी बताया जा रहा है, ठीक है। तो अच्छे से कवर अप करेंगे जैसे अभी तक करते हैं और आशा करता हूं कि अभी तक सारे लेक्चर में आपको चीजें समझ में आई होंगी और आगे भी आएंगी। बेटा बीच बीच में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आगे के चैप्टर से कोरिलेट कर रही होती हैं। जैसे अभी आज ही हम कुछ चीजें बताएंगे तो आपको लगेगा कि अरे यार इसके बारे में तो पता नहीं। पेशेंस रखना है, उसको नोट डाउन कर लेना है, आने वाले चैप्टर में वो सारे डाउट धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ये सेल चैप्टर आपका 8th में भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, 8th में नहीं 7th में मिल जाएगा, 9th में मिल जाएगा, देन 11th में आता है। तो हमने सारे क्लासों को नजर रखते हुए मतलब कि हमने एकदम बेस से स्टार्ट किया और एकदम हाई लेवल तक लेके गए। मतलब 7th क्लास का भी बच्चा देखेगा तो उसको समझ में आ रहा होगा और 11th क्लास तक की चीजें हमने इसमें पूरी पढ़ा दी है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, पढ़ते हुए चलना है, चीजों को समझते हुए चलना है। और उसके बावजूद अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसको क्लियर अप कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं आज का लेक्चर यूकार्योटिक सेल के साथ, ठीक है। तो हेडिंग हमारी डल जाएगी यूकार्योटिक सेल। बेटा यूकार्योटिक सेल में आगे बढ़े इसके पहले हम आपको याद दिला देते हैं कि हमने पहले भी आपको बता रखा है कि सेल वो छोटी यूनिट है जो कि एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो फिर बात ये आई कि जब अर्थ में धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ तो जो सेल बना वो था प्रोकार्योटिक सेल। अब प्रोकार्योटिक सेल में चीजें वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, यानी कि प्रोकार्योटिक सेल के पास जो ऑर्गेनल्स थे उनके पास अपनी मेम्ब्रेन नहीं थी। तो उसमें क्या हो रहा था कि एक ऑर्गेनल का वर्क किसी दूसरे ऑर्गेनल के वर्क को अफेक्ट कर रहा था। जिसके एग्जांपल में हमने आपको बताया था कि अगर हमने आपको रहने के लिए केवल एक कमरा दे दिया जिसमें आपकी पूरी फैमिली रह रही है तो उसमें आपके वर्क में दिक्कत आने लगेगी। सपोज पापा वहां पर टीवी देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, मम्मी खाना बना रही है, सब चीज एक ही जगह चल रही है, तो एक दूसरे के काम में आप डिस्टरबेंस करने लगोगे, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए सेल में एडवांसमेंट हुई। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए सेल में एडवांसमेंट हुई और धीरे धीरे सेल में ऑर्गेनल्स के पास भी मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो गई। यानी कि अभी तक प्रोकार्योटिक सेल में जो एमेम्ब्रेनस ऑर्गेनल पाई जा रही थी उनमें धीरे धीरे एडवांसमेंट हुई और अब जो ऑर्गेनल फॉर्म हुई वो कैसी थी, मेम्ब्रेन बाउंड थी। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फॉर्म होने का फायदा यह हुआ कि अभी तक जो चीजें एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रही थी वो डिस्टरबेंस खत्म हो गया। अब हर एक ऑर्गेनल अपना वर्क एक स्पेसिफिक जगह पे कर रही है, कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। यानी कि अब जब हम यूकार्योटिक सेल पढ़ने जा रहे हैं तो हमें क्या बातें दिमाग में रखनी है कि यूकार्योटिक सेल कहीं ना कहीं सिमिलर होगा प्रोकार्योटिक सेल के। जैसे प्रोकार्योटिक सेल लाइफ के हर एक एसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसके पास मल्टीपल ऑर्गेनल्स थी अलग अलग काम को करने के लिए, ऐसा ही बेटा हमारा यूकार्योटिक सेल भी होता है, ठीक है। यूकार्योटिक सेल में भी अलग अलग ऑर्गेनल्स होती हैं जो कि अलग अलग फंक्शन कर रही होती हैं। साथ में यूकार्योटिक सेल की ऑर्गेनल्स के पास एक एडवांस फीचर यह आ जाता है कि इनके पास कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। पहली बात समझ में आई, कंपार्टमेंट का मतलब इनके पास अपनी मेम्ब्रेन होती है जिसको एज अ कंपार्टमेंट हम लोग देखते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह बेटा कि प्रोकार्योटिक सेल का साइज जनरली स्मॉल होता है।
प्रोकार्योटिक सेल का साइज स्मॉल होता है एज कंपेयर टू यूकार्योटिक सेल। ठीक है, इसीलिए बेटा हमने आपको बताया भी होगा वहां पर प्रोकार्योटिक सेल बताते समय कि जो इनके सेल का डिवीजन होता है वो फास्ट होता है। छोटी चीजें जल्दी डिवाइड कर जाएगी, बड़ी चीज को डिवाइड करने में टाइम लगेगा। तो प्रोकार्योटिक सेल स्मॉल होता है एज कंपेयर टू यूकार्योटिक सेल, इसीलिए मल्टीप्लीकेशन स्पीड वहां पर फास्ट होती है और यहां पर स्लो होती है। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, अभी तक हमने दो बातें पढ़ी। पहली बात कि यहां पर ऑर्गेनल्स के पास कंपार्टमेंट है यानी मेम्ब्रेन है, जो कि प्रोकार्योटिक में नहीं था। प्रोकार्योटिक सेल का साइज स्मॉल होता है, इसलिए वहां पर डिवीजन स्पीड फास्ट होती है और यहां पर डिवीजन स्पीड स्लो होती है। तीसरी बात बेटा, वहां पर हमने आपको लोकोमोटरी स्ट्रक्चर पढ़ाया था। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर फ्लैजेला के बारे में पढ़ाया था। यहां पर क्या होगा? फ्लैजेला बिल्कुल होगा। वहां भी हमने आपको बताया था कि फ्लैजेला यूकार्योटिक सेल के पास भी होता है, पर एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या था कि यूकार्योटिक सेल का फ्लैजेला ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, जबकि वहां पर फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना था। ठीक है, और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है और वो माइक्रोट्यूब्यूल आगे चल के हमारा क्या बना देता है? फ्लैजेला बना देता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। तो फिलहाल हम क्या करेंगे कि यूकार्योटिक सेल की पहले बेसिक डिटेल लिखेंगे। बेसिक डिटेल लिखने के बाद हम ये जानेंगे कि यूकार्योटिक सेल में कौन कौन सी ऑर्गेनल पाई जाती हैं। सेम बेटा वही पैटर्न फॉलो करना है जैसे हमने प्रोकार्योटिक में किया था कि हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, उसमें 11-12 ऑर्गेनल्स थी, उन सब की डिटेल पढ़ ली और प्रोकार्योटिक फिनिश। सेम पैटर्न हम यूकार्योटिक में भी फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम यूकार्योटिक सेल की बेसिक डिटेल देखेंगे कि इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं। उसके बाद हम यूकार्योटिक सेल में कौन कौन सी ऑर्गेनल्स पाई जाती हैं इसके बारे में देखेंगे। देन एक एक ऑर्गेनल को डेप्थ में पढ़ेंगे और यूकार्योटिक को फिनिश कर देंगे। ठीक है, बढ़ा जाए आगे। ठीक है बेटा, तो यूकार्योटिक सेल का हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? सबसे पहले बेसिक डिटेल देखने जा रहे हैं। अब बेसिक डिटेल में बेटा जो पहली बात हमने आपको बताई वो ये है कि साइज ऑफ यूकार्योटिक सेल इज लार्जर देन प्रोकार्योटिक सेल। साइज ऑफ यूकार्योटिक सेल इज लार्जर देन प्रोकार्योटिक सेल। ठीक है बेटा, यूकार मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, समझ जाओगे ना, इतने तो बड़े हो बेटा। साइज ऑफ यूकार्योटिक सेल इज लार्जर देन प्रोकार्योटिक सेल। इसी कारण से इसमें जो डिवीजन स्पीड होती है वो स्लो होती है। मल्टीप्लीकेशन स्पीड ऑफ यूकार्योटिक सेल इज स्लोअर देन प्रोकार्योट्स। प्रोकार्योट्स के कंपैरिजन में यूकार्योटिक सेल की जो मल्टीप्लिकेशन स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट इन यूकार्योटिक सेल। हमने आपको प्रोकार्योटिक सेल में एक भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं पढ़ाया। शुरुआत से ही वहां पर हमने आपको एक बात पॉइंट करी है कि इसमें पाए जाने वाले सारे ऑर्गेनल्स ए मेम्ब्रेनस होते हैं, पर यहां पर ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन यूकार्योटिक सेल। अब बेटा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाई जा रही है तो ये मेम्ब्रेन इसलिए बनी है ताकि हम ऑर्गेनल्स को अलग अलग कंपार्टमेंट में सेट कर सकें, ताकि एक दूसरे का फंक्शन एक दूसरे ऑर्गेनल को अफेक्ट ना करे। ठीक है, तो इसी लाइन को एनसीईआरटी ने एक बड़ी खूबसूरत वर्ड से लिखा है, कंपार्टमेंटलाइजेशन। उसने कहा है कि यूकार्योटिक सेल में कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, यानी कि अलग अलग कंपार्टमेंट्स बटे होते हैं ऑर्गेनल्स के लिए।
तो उस लाइन को भी हम लोग यहां पर लिख लेंगे। एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन फाउंड इन यूकार्योटिक सेल। इतनी बात बेटा समझ में आई? अभी तक हमने 3 पॉइंट आपको लिखा है, तीनों पॉइंट समझ में आ रहे हैं। सबसे पहला बताया साइज को लेके कि यूकार्योटिक सेल का साइज जनरली लार्जर होता है प्रोकार्योटिक के कंपैरिजन में। एक एक्सेप्शन है बेटा, याद रखना, यूकार्योटिक सेल हमारी बॉडी में एक ऐसा सेल होता है जो जनरली क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है। फॉर एग्जांपल हमने आपको बता दिया कि यूकार्योटिक सेल का साइज 10 से 20 माइक्रोमीटर का होता है, या ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी में एक सेल ऐसा होता है आरबीसी। आरबीसी का साइज थोड़ा सा छोटा होता है। आप क्लास 11th में एक चैप्टर आएगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, तो वहां पर देखोगे कि उनने लिखा हुआ है कि आरबीसी का जो डायामीटर होता है वो 7 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि आरबीसी का साइज यूकार्योटिक सेल के साइज के ट्रेंड को थोड़ा सा फॉलो नहीं करता है, उससे थोड़ा कम होता है। ठीक है, पर वो एक्सेप्शन है। जनरल बात में हमें यही याद रखना है कि यूकार्योटिक सेल का साइज ज्यादा होता है प्रोकार्योटिक के कंपैरिजन में। उसी वजह से मल्टीप्लिकेशन स्पीड ऑफ यूकार्योटिक सेल इज स्लोअर देन प्रोकार्योटिक। यहां पर जो सेल के डिवाइड होने की स्पीड है, जो सेल के मल्टीप्लाई होने की स्पीड है, वो स्लो होती है। कहां? यूकार्योटिक में, एज कंपेयर टू प्रोकार्योटिक। ठीक है, थर्ड पॉइंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन यूकार्योटिक सेल। यूकार्योटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाई जाती है, जिसके लिए एनसीईआरटी वर्ड डिकोड करती है कंपार्टमेंटलाइजेशन। तो यहां पर हम लिखेंगे एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन फाउंड इन यूकार्योटिक सेल। होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। ठीक है, और चौथा पॉइंट है हमारा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर को लेके। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स लाइक सीलिया, फ्लैजिला और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर आर फाउंड इन यूकार्योटिक सेल। अब देखो बेटा, जब हमने आपको प्रोकार्योटिक सेल बताया था तो वहां पर हमने आपको लोकोमोटरी स्ट्रक्चर केवल एक बताया था, जो कि क्या था? फ्लैजिला। पर जब हम यूकार्योटिक सेल की बात करते हैं तो यहां पर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में फ्लैजिला तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ दो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जिनको हम लोग सीलिया और फ्लैजिला के नाम से जानते हैं। सीलिया और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। बेटा, सीलिया और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर भी सेल में मूवमेंट अलाउ करते हैं, ये सेल की मोटिलिटी में मदद करते हैं। तो ये भी लोकोमोशन में आ रहे हैं, जो कि हमारे केवल यूकार्योटिक सेल में पाए जाते हैं, प्रोकार्योटिक में नहीं। तो हमें क्या याद रखना है कि फ्लैजिला लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, जो कि प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक दोनों में पाया जाता है। पर डिफरेंस क्या है? प्रोकार्योटिक में फ्लैजिलिन प्रोटीन का होता है और यहां पर ट्यूबुलिन प्रोटीन का होता है। ठीक है, साथ साथ यूकार्योटिक सेल में कुछ एक्स्ट्रा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं, जिनका नाम है सीलिया और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। ठीक है, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। बेटा, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर क्या होता है यह हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो ये बेटा हमारी बेसिक डिटेल हो गई यूकार्योटिक सेल में, ये बेसिक बातें हो गई। अब अगली बात क्या है जानने लायक? अगली बात बेटा ये है जानने लायक कि ये जो यूकार्योटिक सेल होता है ये हमारे 4 किंगडम में प्रेजेंट होता है। अब किंगडम नहीं मालूम होगा, बता दे रहा हूं। हमारे एक साइंटिस्ट थे अरिस्टोटल, RFG टेकर, ऐसे कई सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया कि इस धरती में पाए जाने वाले सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में डिवाइड कर दिया ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो सके। भैया, जैसे हमने पूरी पढ़ाई को क्लासों में डिवाइड कर रखा है और हर क्लास में पढ़ाई के लिए अलग अलग सब्जेक्ट डिवाइड कर रखे हैं ताकि हमें और आपको पढ़ाने में इजी हो सके और तुम्हें पढ़ने में इजी हो सके, ऐसे ही बेटा इस धरती में पाए जाने वाले सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिस्ट ने ग्रुप में और किंगडम में बांट दिया। ठीक है, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो सके।
और ये पूरे 5 किंगडम हैं। धरती में लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटने के लिए पूरे 5 किंगडम होते हैं। कौन कौन से? किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटेई, एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटेई, एनिमेलिया। जिनमें से जो फर्स्ट किंगडम है मोनेरा, केवल उसी में ही प्रोकार्योटिक सेल पाया जाता है, बाकी चारों किंगडम में यूकार्योटिक सेल पाया जाता है। समझे? इसका मतलब क्या मोनेरा में केवल बैक्टीरिया आएंगे? बिल्कुल बेटा, हमने आपको प्रोकार्योटिक सेल पढ़ाते समय बताया कि प्रोकार्योटिक सेल बैक्टीरिया में पाया जाता है, यानी बैक्टीरियल सेल जो होता है वो प्रोकार्योटिक नेचर का होता है। तो किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर कौन हो गया? बैक्टीरिया। तो मोनेरा में प्रोकार्योटिक सेल पाया जाता है, बाकी चारों किंगडम में यूकार्योटिक सेल पाया जाता है। ये बात हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि देखो यहां पर हमने 2 किंगडम के नाम लिए, प्लांटेई और एनिमेलिया, यानी कि हमारे प्लांट्स में भी यूकार्योटिक सेल पाया जाता है, एनिमल में भी यूकार्योटिक सेल पाया जाता है। तो अभी तक जो हमने बातें पढ़ी ये यूकार्योटिक सेल की बेसिक डिटेल थी। तो अब आप हमें बताओ कि क्या प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंस होगा? बिल्कुल होगा बेटा, प्लांट में और हम में कुछ तो डिफरेंस होगा। हालांकि दोनों लिविंग है, दोनों में ही यूकार्योटिक सेल पाया जाता है, पर कुछ तो डिफरेंस होगा। याद करो सेल थ्योरी, जब हमने पढ़ाई थी स्लेडन और स्वान की, तो हमने बताया था कि स्वान साहब ने एक एक्स्ट्रा चीज खोजी थी कि सेल वॉल जो है वो एक एक्स्ट्रा फीचर है जो प्लांट सेल में तो देखने को मिलता है लेकिन एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलता है। तो ये तो एक डिफरेंस हो गया। ऐसे कई सारे डिफरेंस होते हैं जो हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में देखने को मिलते हैं। तो क्या उस डिफरेंस को पढ़ लेना चाहिए? बिल्कुल पढ़ लेना चाहिए। तो आप इन बातों को नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस की तरफ। ठीक है? हो गया बेटा? रफ कर दें? चल, देख लें बेटा वीडियो है कि नहीं। चलो अभी तक तो ठीक चल रहा है मामला। हाँ, तो हमें अब क्या पढ़ना है? प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिटेल। लो, ये भी होगा। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में जब बेटा डिफरेंस पढ़ेंगे तो सबसे पहला डिफरेंस हमें क्या देखने को मिलेगा? वही कॉमन डिफरेंस बेटा, यहां पर सेल वॉल प्रेजेंट की एब्सेंट? प्रेजेंट। और यहां पे सेल वॉल एब्सेंट। आधे तो वीडियो के बीच में सो जाते हैं, उनको लग रहा है सामने कथा चली रही है। ऐसा करो, आंखें बंद करो, सुनते रहो। लिख के और देख के क्या करना है ना? नोट सब लिख तो रहे हैं सर, क्या करना है लिख के? बेटा सोना नहीं है, थोड़ा सा एक्टिव रहना है। हालांकि आपके पास ऑप्शन है, आप बार बार वीडियो को देख सकते हो, बार बार बैक में जा सकते हो, पर इतना टाइम क्यों खर्चा करना? इतना टाइम है क्या अपने पास? एक बार देखने का तो समय नहीं मिलता है। तो जब देखो तो पूरे अटेंशन के साथ, फोकस के साथ देखो। ठीक है? हाथ में पेन और कॉपी जरूर होनी चाहिए, एक एक बात को पॉइंट नोट करते चलो। ठीक है? तो अगला पॉइंट क्या होगा बेटा? क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, और यहां पर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। बेटा जिनको ये नहीं पता है कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा।
क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल है। जैसे सेल्स में ऑर्गेनल्स होती हैं, ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट भी एक ऑर्गेनल है जो पिगमेंट को स्टोर रखता है। आपने प्लांट में पाए जाने वाले पिगमेंट क्लोरोफिल के बारे में सुना है? वो क्लोरोफिल कहां होगा? इसी क्लोरोप्लास्ट में होगा। तो क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल है जो कि सेल में पाया जाता है, जो पिगमेंट को स्टोर रखता है। पिगमेंट का काम क्या होता है? लाइट को ट्रैप करना। क्यों ट्रैप करना है लाइट को? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना है। तो यानी कि पिगमेंट का काम लाइट को ट्रैप करना और लाइट का काम फोटोसिंथेसिस कराना। ये सारी बातें कहां इंडिकेट कर रही हैं? प्लांट की तरफ इंडिकेट कर रही हैं। क्या इसका एनिमल में कोई काम लग रहा है? नहीं है बेटा। तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। समझ गए? अब कोई ऑर्गेनल ऐसा भी तो होगा जो यहां पाया जाता हो पर यहां ना पाया जाता हो। बिल्कुल होता है बेटा, उसका नाम होता है सेंट्रियोल। क्या नाम होता है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल अब्सेंट और यहां पर सेंट्रियोल प्रेजेंट। लो सर, अभी बड़ी मुश्किल में क्लोरोप्लास्ट समझ में आया था, फिर कंफ्यूज कर दिए। अभी सेंट्रियोल क्या होता है? कोई बात नहीं बेटा, सेल के बाद अगला चैप्टर में कौन सा उठाना है? सेल साइकिल। जान जाओगे सेंट्रियोल क्या होता है। अरे उसके तो बहुत दूर की बात है, अभी यूकारियोटिक फिनिश होते होते जान जाओगे सेंट्रियोल क्या होता है। समझो, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो क्रोमोसोम को इक्वली डिवाइड करने के लिए, समझना, जब सेल को डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाने हैं तो दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम को इक्वली डिवाइड करके बांटने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिससे स्पिंडल फाइबर बनते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ध्यान से सुनना। जैसे हमें सेल को बांटना है, तो अगर सेल को डिवाइड करना है तो उसके अंदर की चीजें भी इक्वली डिवाइड करनी पड़ेंगी। तो उसको डिवाइड करने के लिए एक ऑर्गेनल की नीड होती है जिसका नाम होता है सेंट्रियोल। और ये सेंट्रियोल एनिमल सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल में क्रोमोसोम को डिवाइड करने के लिए इसकी नीड नहीं होती है। क्या समझे? प्लांट सेल में क्रोमोसोम को डिवाइड करने के लिए सेंट्रियोल की नीड नहीं होती है, पर एनिमल सेल में होती है। तो क्या याद रखेंगे कि सेंट्रियोल एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। समझ गए? जब बेटा सेल साइकिल पढ़ोगे तो वहां एक एक बारीकी से फंक्शन जान जाओगे कि सेंट्रियोल कैसे फंक्शन करता है। समझ गए? इतनी बातें नोट करते चलो। अगला पॉइंट देखा जाए क्या भाई? चौथा पॉइंट क्या होगा? चौथा पॉइंट जो आएगा बेटा वो यहां पर आएगा वैक्यूल को लेके, कि यहां पर वैक्यूल प्रेजेंट होता है। वैक्यूल लार्ज एंड परमानेंट। इफ प्रेजेंट it is small and temporary। क्या समझे बेटा? वैक्यूल आपने पहले भी पढ़ रखा है कि वैक्यूल क्या होता है। हमने आपको इंक्लूजन बॉडी पढ़ाते समय गैस वैक्यूल के बारे में बताया था। तो वैक्यूल एक पतला सा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कुछ एयर टाइप की चीजें स्टोर होती हैं, या कुछ और भी स्टोर हो सकता है। कोई सैप हो सकता है या कोई अनवांटेड चीज हो सकती है जो सेल के लिए नीड नहीं है। जैसे हम अपने घर में एक स्टोर बना देते हैं ना, जहां सारा अनवांटेड चीजें रख देते हैं, ऐसी सेल के पास एक वैक्यूल होता है जिसमें सेल अपनी सारी अनवांटेड चीजें रख देता है। ठीक है? ये वैक्यूल बेटा प्लांट सेल में तो पाया ही पाया जाता है। हर प्लांट सेल में वैक्यूल होगा, लार्ज होगा, टेम्परेरी होगा। इस बात को एनसीईआरटी ने कैसे लिख रखा है? लार्ज सेंट्रल सैप वैक्यूल फाउंड इन प्लांट सेल। कैसे लिखा है? लार्ज सेंट्रल सैप वैक्यूल फाउंड इन प्लांट सेल। पर एनिमल सेल में बहुत रेयर वैक्यूल पाया जाता है। कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता। अगर होगा भी तो बड़ा ही छोटा सा होगा। ठीक है? और टेम्परेरी होगा, वो बाद में गायब भी हो सकता है। ठीक है? तो क्या याद रखेंगे कि वैक्यूल यहां पर लार्ज होता है और परमानेंट होता है प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में इफ प्रेजेंट इट इज स्मॉल एंड टेम्परेरी। अगर होगा तो वो छोटा होगा और टेम्परेरी होगा। समझ गए? वैसे तो होगा नहीं, पर अगर होगा तो वो स्मॉल होगा और टेम्परेरी होगा। इतनी बात समझे बेटा? अगले पॉइंट की तरफ बढ़ा जाए। अगला पॉइंट बेटा ये है कि प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के पेरीफेरी पोजीशन पे होता है। यानी कि जैसे ये सेल है तो सेल की जो बॉर्डर वाली लाइन है इसको पेरीफेरल पोजीशन बोलते हैं। अगल बगल वाली पोजीशन पेरीफेरल पोजीशन कहलाती है।
तो ये जो प्लांट सेल होता है इसका न्यूक्लियस पेरिफेरल पोजीशन पे होता है, यानी कहीं साइड पे होता है, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस हमेशा एकदम सेंट्रली लोकेटेड होता है, हमेशा सेंटर में होता है। समझ गए? न्यूक्लियस प्रेजेंट एट पेरिफेरल पोजीशन, और यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट एट सेंटर। यहां पर कहां होता है? एकदम सेंटर पे। अगला पॉइंट देखा जाए, जो बेटा एक्सेस फूड होता है, एक्सेस फूड जो होता है वो प्लांट सेल में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे प्लांट्स ने खाना बनाया फोटोसिंथेसिस से, तो वो एकदम गिन के नाप के तो खाना बनाएंगे नहीं कि हमें अभी इतने की नीड है तो इतना ही बनाए। वो तो जितनी सनलाइट मिलती जाएगी, जितना पानी मिलता जाएगा, उतना वो फोटोसिंथेसिस करते जाएंगे और अपना फूड बनाते जाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा फूड होगा वो प्लांट सेल स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, जबकि एनिमल सेल एक्स्ट्रा फूड को यानी एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रखता है। तो ये हमारा एक डिफरेंस हो गया कि एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, और यहां पर एक्स्ट्रा फूड स्टोर इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। बात समझ में आई कि यहां पर जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है और यहां पर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है बेटा, वैसे तो एक पॉइंट और हम लिखा सकते हैं कि प्लांट सेल में लाइसोसोम बहुत कम देखने को मिलते हैं। बहुत रेयर कुछ सेल ऐसे होते हैं प्लांट में जहां लाइसोसोम देखने को मिलता है, जबकि एनिमल सेल कोई भी हो वहां पर लाइसोसोम होगा। लाइसोसोम क्या होता है? एक ऑर्गेनल होती है जिसको हम लोग सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लाइसोसोम एक ऑर्गेनल है जो यूकारियोटिक सेल में पाई जाती है, जिसको हम लोग सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। प्लांट सेल में कहीं कहीं पे पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में हर जगह पाई जाती है। इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, अगर आपकी इच्छा हो तो नोट डाउन कर लीजिएगा, वरना रहन दीजिएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा बात है। तो ये हमारा बेटा बेसिक डिफरेंस हो गया प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। हमने क्या बताया? हमने सबसे पहले यूकारियोटिक सेल के बेसिक स्ट्रक्चर बताया है, बेसिक फंक्शन बताया कि यूकारियोटिक सेल प्रोकारियोटिक से कैसे अलग है, ये क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद हमने आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस बताया। क्यों? क्योंकि दोनों में ही यूकारियोटिक सेल पाया जाता है, लेकिन कुछ डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस बताया। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि यूकारियोटिक सेल में ऑर्गेनल कौन कौन सी पाई जाती हैं। समझ गए? तो इसको आप लोग बेटा पढ़ लो, लिख लो, मतलब सॉरी, तो मैं आगे बढ़ूं। तो बेटा हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देख लिया है। अब हम आगे देखते हैं कि यूकारियोटिक सेल में कौन कौन सी ऑर्गेनल्स पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, हमने आपको पहले भी बताया है कि प्रोकारियोटिक सेल से ही हमारा इवॉल्व हुआ है यूकारियोटिक सेल, जिसके एग्जांपल में हमने आपको बताया था कि अगर कीपैड चेंज होके हमारा टच में आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आज कीपैड खत्म हो गए। कीपैड भी है, टच भी आ गया, जिसमें अलग अलग एडवांस फीचर्स हैं। ठीक है, तो हमें क्या बातें समझनी है कि जो यूकारियोटिक सेल है इसमें माना कि हमने चेंजमेंट करने के लिए ऑर्गेनल्स में मेम्ब्रेन डेवलप करी, पर इसका यह मतलब नहीं है कि यूकारियोटिक सेल में ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल नहीं पाई जाती हैं, बल्कि चूंकि यूकारियोटिक सेल एक एडवांस टाइप का सेल है तो इसमें तीनों टाइप की ऑर्गेनल पाई जाती हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और ए मेम्ब्रेनस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक फ्लो चार्ट बनवा के सारी ऑर्गेनल्स को अलग अलग लिख देंगे, तो इससे आपको दो चीजें पता लग जाएंगी। पहला तो ये पता लग जाएगा कि यूकारियोटिक सेल में हमें कौन कौन सी ऑर्गेनल्स पढ़नी है या कौन कौन सी होती हैं, और दूसरा ये पता लग जाएगा कि कौन सी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है,
कौन सी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है और कौन ए मेम्ब्रेनस है। ठीक है, तो वो चीजें पढ़ लेते हैं। तो हमें यूकारियोटिक सेल में क्या देखना है, ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स जो बेटा हमें पहली देखनी है वो कौन सी देखनी है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। फिर क्या होगी, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। लास्ट ए मेम्ब्रेनस। तो ये जो बेटा हमारी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, इसमें आपका बेटा आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। नाम तो बेटा सुन ही रखे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। अब यहां पर देखो डबल मेम्ब्रेन बाउंड में हमने ऑर्गेनल लिखा है क्लोरोप्लास्ट। अब आप ये बात जानते हो कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। ये हम लोग उस डिफरेंस में पहले ही क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, और बेटा जो हमारा थर्ड है वो है प्लास्टिड्स। ठीक है कोई और भी होता है, बिल्कुल होता है बेटा, हमारा न्यूक्लियस। तो ये चार ऑर्गेनल्स हमारी ऐसी हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कौन कौन सी पढ़ी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स और न्यूक्लियस। चार ऑर्गेनल ऐसी होती हैं यूकारियोटिक सेल में जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड देख लेते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में आ जाएगा हमारा बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला आ जाएगा गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम, वैक्यूल, सीलिया एंड फ्लैजिला। और कोई होगा बेटा, ईआर हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया, माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज भी ऐड कर लो इसमें, माइक्रो बॉडीज। तो ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, सीलिया फ्लैजिला और माइक्रोबॉडीज, ये छह ऑर्गेनल्स ऐसी हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं हमारी यूकारियोटिक सेल में। ठीक है बेटा, ये जो हम यूकारियोटिक सेल की ऑर्गेनल्स लिख रहे हैं, इसमें ये डिफरेंशिएटेड नहीं है कौन कहां पाई जाती है। हम एक बेसिक यूकारियोटिक सेल को लेके चल रहे हैं और उसमें पाए जाने वाली सारी ऑर्गेनल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहां पर आपकी वैक्यूल आ गया, तो वैक्यूल कहां पाया जाता है कहां नहीं, लाइसोसोम आ गया कहां पाया जाता है कहां नहीं, ये आप जान चुके हो। प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस में ये बातें जान चुके हो। पर अभी हम क्या देख रहे हैं कि कौन सी ऑर्गेनल डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, कौन सी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है और लास्ट में कौन सी ए मेम्ब्रेनस है। ठीक है, तो डबल में 4 पढ़ ली, सिंगल में 6 पढ़ ली। अब ए मेम्ब्रेनस की बात करी जाए, ए मेम्ब्रेनस में बेटा आपके आ जाते हैं, यहां पर आपको 3 ऑर्गेनल देखने को मिलेंगी। सबसे पहले बेटा हमारी सबसे प्यारी ऑर्गेनल, सबसे छोटी, राइबोसोम। ठीक है, देन सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है बेटा, अभी सेंट्रियोल बताया, सेंट्रियोल को ही डबल कर दो सेंट्रोसोम बन जाता है, लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम कोई अलग अलग चीजें नहीं है। सेंट्रियोल को ही अगर सिंगल स्ट्रक्चर सेंट्रियोल, डबल कर दिया सेंट्रोसोम। ठीक है,
और लास्ट न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये बेटा हमने एक फ्लो चार्ट बना दिया उन सारी ऑर्गेनल्स का जो यूकार्योटिक सेल में पाए जाती हैं। प्लस इसी फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने आपको ये भी बता दिया कि कौन सी ऑर्गेनल डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, कौन सी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है और कौन सी ए मेम्ब्रेनस होती है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आगे बढ़े। आगे बढ़ा जाए, चलो। बेटा बहुत देर से पढ़ा रहे हैं, नोट नहीं आया अभी तक कोई। तो एक 500 रुपए का नोट लिख लिया जाए क्या? मेरे पढ़ाने में नोट ना है कोई, कोई अच्छी बात ना है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो एक नोट लिख लिया जाए। तो धीरे धीरे हमारे स्कूल के बच्चे भी जानने लगे हैं कि सर पढ़ा रहे हैं, भी कोई ना कोई नोट देने वाले होंगे। हर बेटा टीचर की अपनी अपनी कोई ना कोई टेक्निक होती है। तो नोट, नोट में क्या लिखना है? नोट में हम कोई नई बात नहीं लिखेंगे। नोट में जो अभी हमने प्रोकार्योटिक सेल में पढ़ी और जो यूकार्योटिक सेल में देखेंगे आगे, उसी बात का एक कॉमन हम बात निकालेंगे और वो लिखेंगे। ठीक है, वो क्या बात है? सॉरी बेटा, जब हमने आपको प्रोकार्योटिक सेल बताया था और उसमें प्लाज्मिड का टॉपिक पढ़ा रहे थे, तो हमने बताया था कि यहाँ पर न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियाइड होता है और उसको हम लोग सिंगल क्रोमोसोम कंसीडर कर लेते हैं। वहां पर हम लोग न्यूक्लियाइड को क्रोमोसोम कंसीडर कर रहे थे, पर ये जो यूकार्योटिक सेल होता है, यहाँ पर प्रॉपर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, यानी कि प्रॉपर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के सेल में। तो इस बात को हम लोग नोट में कैसे लिखेंगे, लिखवा रहा हूं। लिखूं कि बोल दूं? In prokaryotic cell, we consider nucleoid as a chromosome, but in eukaryotic cell, genetic material is properly organized to chromosome. लिख ही दे रहे हैं। In prokaryotic cell, nucleoid is considered as a single chromosome, but in eukaryotic cell, genetic material is well defined and proper 46 chromosome form in human diploid cell। ठीक है, प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियोइड को हमने सिंगल क्रोमोसोम के तरीके कंसीडर कर लिया था, पर यूकार्योटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल वेल डिफाइंड होता है और प्रॉपर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं हर एक सेल में। ठीक है, इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बेटा हम आगे बढ़ें इसके पहले मेरे मन में एक बात आ रही है, जो हमें लग रहा है कि कई सारे बच्चों के मन में वो डाउट आया होगा अभी पढ़ने के बाद। जब बेटा हमने यूकार्योटिक सेल स्टार्ट किया, तो वहां पर जब हमने लोकोमोटरी स्ट्रक्चर बताया
तो उसमें हमने सीलिया बताया, फ्लैजेला बताया, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर बताया, और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर को हमने कहा कि आगे बताएंगे। अब ये जो बेटा साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होते हैं ये एक्चुअली में 3 टाइप के होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोबॉडीज और फिलामेंट। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल या एक और कौन सा था, 3 टाइप के होते हैं कि 2 टाइप के होते हैं, नहीं इंटरमीडिएट फिलामेंट, हाँ फिलामेंट आ रहा था वो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि इसको हम लोग लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में क्यों कंसीडर करते हैं। ठीक है, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, जैसा इसका नाम है, साइटो का मतलब होता है सेल और स्केलेटल का मतलब होता है जो फ्रेम बना है। ठीक है, हमारी बॉडी में बेटा स्केलेटन सिस्टम होता है, हड्डियां होती हैं जो हमारी बॉडी का पूरा फ्रेम बना रही। अगर हड्डियां ना होती तो हमारे लिए कुछ भी कर पाना पॉसिबल था? बेटा ये हड्डियां हैं तभी हर एक ऑर्गन अपनी स्पेसिफिक जगह पे लोकेटेड है। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को देखो, हमारी आंतें, हमारा पेट एक ही जगह पे लोकेटेड है, वो किसकी वजह से? क्योंकि एक कैविटी बनी हुई है हमारे फ्रेमवर्क की वजह से। यानी कि पूरी बॉडी का फ्रेम कौन बना रहा है? साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। ऐसे ही बेटा जो यूकार्योटिक सेल होते हैं इनका साइज बड़ा होता है। अब अगर बड़ा साइज है तो उसको सपोर्ट चाहिए होगा, और वो सपोर्ट कौन देता है? उसी सेल के अंदर होते हैं बेटा प्रोटीन के फिलामेंट। ठीक है, जैसे बेटा ये हमारा समझो एक यूकार्योटिक सेल है। ठीक है, अब इस यूकार्योटिक सेल को सपोर्ट देने के लिए इसके साइटोप्लाज्म में ऐसे फिलामेंट्स पड़े होते हैं। ठीक है, जो कि इस सेल को सपोर्ट दे रहे होते हैं। ऐसे ये कुछ फिलामेंट होते हैं। यही फिलामेंट क्या है बेटा? यही फिलामेंट है हमारे प्रोटीन फिलामेंट्स हैं। इसी को ही बोलते हैं बेटा साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर सेल के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन फिलामेंट। ये प्रोटीन फिलामेंट बेटा 3 तरीके के होते हैं। ये प्रोटीन फिलामेंट 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, और तीसरा होता है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, इंटरमीडिएट फिलामेंट हो गया, और लास्ट हो गया माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, अगर बेटा साइज की बात करें, अगर साइज की बात करें तो सबसे ज्यादा जो साइज होता है या सबसे ज्यादा जो डायामीटर होता है वो इसी का होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का डायामीटर सबसे ज्यादा। ठीक है, और सबसे कम डायामीटर हमारे माइक्रोफिलामेंट का। तो साइज की बात करें तो सबसे बड़े होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल और सबसे छोटे होते हैं माइक्रोफिलामेंट। ये बात हमने आपको क्यों बताई यहां पर बीच में अचानक से, समझना। ये जो बेटा साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होते हैं ये सेल के अंदर प्रोटीन के फिलामेंट होते हैं जो जाल की नेटवर्क की तरीके पड़े होते हैं, जो हमारे सेल के स्ट्रक्चर को सपोर्ट दे रहे होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में प्रेजेंट स्केलेटन सिस्टम हमारी बॉडी को सपोर्ट दे रहा है, ऐसे यूकार्योटिक सेल के अंदर प्रेजेंट ये प्रोटीन के फिलामेंट्स इसको स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं या शेप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये प्रोटीन फिलामेंट 3 तरीके के होते हैं। ये प्रोटीन फिलामेंट है क्या? साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। ये 3 तरीके के होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, और लास्ट में यही माइक्रोट्यूब्यूल जब एक पास अरेंज हो जाता है
तो एक स्ट्रक्चर बना देता है जिसको बोलते हैं फ्लैजेला। ठीक है, याद करो हमने आपको बताया था कि प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक दोनों में ही फ्लैजेला पाया जाता है। प्रोकार्योटिक में फ्लैजेलिन प्रोटीन का होता है और यहाँ पर ट्यूबुलिन प्रोटीन का होता है। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन पहले माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है और कई सारे माइक्रोट्यूब्यूल मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं फ्लैजेला। तो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर को लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में क्यों कंसीडर किया गया पता लग रहा है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले फिलामेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल जिनको बोलते हैं, यही माइक्रोट्यूब्यूल मिलकर फ्लैजेला को बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर्म्स microtubule, then it arrange and form flagella। ठीक है, तो बेटा ये बात समझ में आई कि साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर को हमने लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में क्यों कंसीडर किया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे बढ़े। बढ़ा जाए आगे, रफ कर रहा हूं बेटा। अब बेटा सुनो, यूकार्योटिक सेल में हमने आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से ये बता दिया कि इसमें कौन कौन सी ऑर्गेनल पाई जाती हैं। कौन कौन सी बताई? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स और लाइसोसोम, वैक्यूल, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोबॉडीज और सिंगल ए मेम्ब्रेनस राइबोसोम, और आपका आ जाएगा सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम प्लस न्यूक्लियोलस, और उधर न्यूक्लियस भी था। इतनी ऑर्गेनल हमने आपको बता दी कि हमें यूकार्योटिक सेल में पढ़नी है। अब इसमें क्या क्या बातें याद रखनी है? आप इसमें पढ़ोगे एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल ये एक साथ कवर अप हो जाएगा, यानी कि ये छोटी छोटी ऑर्गेनल है। मेन जो इसमें पढ़ने वाली बात है वो है मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन एक बड़ा टॉपिक है, न्यूक्लियस एक बड़ा टॉपिक है, माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। तो ये कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनल्स हैं, बाकी कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनल्स हैं। तो जो सबसे पहला ऑर्गेनल हम कवर अप करने जा रहे हैं वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर क्या है? पहला ऑर्गेनल, जैसे प्रोकार्योटिक सेल में हमने आपको 11-12 ऑर्गेनल्स बताई थी, और उसके बाद पहला ग्लाइकोकैलिक्स उठाया था, फिर सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे करके अलग अलग उठाया था। ऐसे यहां पर हमने आपको सारी ऑर्गेनल्स बता दी। अब हम आपको एक एक ऑर्गेनल की डिटेल बताने जा रहे हैं। बेटा किसी के मन में ये डाउट तो नहीं है कि वहां पर तो हमने स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, यहां पर स्ट्रक्चर क्यों नहीं बना रहे? बेटा आप अपनी बुक खोलिए, उसमें स्ट्रक्चर बना होगा। तो हम लोग अभी आर्ट में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट ऑर्गेनल की डिटेल पढ़ते हैं। सिमिलर होता है लगभग स्ट्रक्चर, वहां पर अलग अलग ऑर्गेनल्स थी, यहाँ कुछ अलग अलग ऑर्गेनल है। अब हम डिक्टो तो कॉपी करने बैठेंगे नहीं बेटा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप मुझे भी राहत दीजिए, आप बुक खोल के स्ट्रक्चर सामने रख लीजिए। वैसे उसका ऐसा कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, अभी हम लोग एक एक ऑर्गेनल की डिटेल पढ़ लेंगे तो वैसे ही पूरा यूकार्योटिक सेल जबान पे आ जाएगा, स्ट्रक्चर देखने की नीड ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा ज्यादा तो नहीं हो रहा है, हैंग तो नहीं हो रहा? दिमाग दिमाग सब ठीक चल रहा है? आगे बताया जाए कि इसको नेक्स्ट लेक्चर से कवर अप करें? सोच लो, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बड़ा टॉपिक है। अगर अभी बताना चालू कर भी दिया तो एक कंप्लीट तो ना हो पाएगा, क्योंकि डेप्थ है इसकी। चलो थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ठीक है, ये जो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है,
ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है। एनिमल सेल के लिए, प्लांट सेल में तो सेल वॉल होती है, पर अगर एनिमल सेल की बात करें तो एक आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है जो कि यूकार्योटिक सेल और प्रोकार्योटिक सेल दोनों में ही पाया जाता है। केमिकली और स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है, ये वहां भी बताया था, यहां भी बता रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, इसका साइज जो होता है वो बड़ा ही थिन होता है, मतलब ये नैनोमीटर में होती है, ठीक है। दूसरा, इसका नेचर कैसा होता है? सिलेक्टिव परमिएबल। इसका नेचर कैसा होता है? सिलेक्टिव परमिएबल, ठीक है। तो इतनी बातें लिखते हैं। क्या क्या लिखा? दिस स्ट्रक्चर इज कॉमन इन बोथ टाइप ऑफ सेल। ठीक है। अगला, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। समझना बेटा, हमने आपको वहां भी बताया था, अगर भूल गए तो एक बार फिर से याद करा दे रहे हैं। परमिएबिलिटी, किसी भी मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी हम लोग सोल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे तय करते हैं कि उससे क्या पास आउट हो जा रहा है। अगर किसी मेम्ब्रेन से सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इजिली पास आउट हो जा रहे हैं तो हम बोलते हैं कि ये मेम्ब्रेन फुली परमिएबल है, ठीक है। और अगर किसी मेम्ब्रेन से ऐसा हो रहा है कि उससे सॉल्यूट पास आउट हो जा रहा, सॉरी, सॉल्वेंट पास आउट हो जा रहा है पर सॉल्यूट पास नहीं हो रहा है, तो उसको आप लोग बोलते हैं कि ये इम्परमिएबल है, ठीक है। पर अगर मेम्ब्रेन इस टाइप की है कि उससे सॉल्वेंट तो पास आउट हो जाए पर कुछ सिलेक्टिव सॉल्यूट भी पास आउट हो जाए, तो इसको बोलते हैं कि मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है। यानी कि कुछ सिलेक्टिव चीजें मेम्ब्रेन से पास आउट हो जा रही हैं, और वो सिलेक्टिव चीजें वही होंगी जिसके चैनल्स मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जिसके चैनल्स मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे। तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। तीसरी बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, as we know, it is very thin or its size is in nanometer. So detailed structure of plasma membrane is given only after the advent of इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या बताया हमने बेटा? हमने कहा कि ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये बहुत थिन होती है, ठीक है। इतनी थिन होती है कि इसका जो साइज होता है वो नैनोमीटर में होता है। तो बेटा जब तक हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप था तब तक तो ये पॉसिबल था नहीं कि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देख के और उसका नेचर जान सकें या उसका स्ट्रक्चर जान सकें। तो ये तो पॉसिबल केवल तभी था जब हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ जाता। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल्ड स्ट्रक्चर कब फाइंड हुआ होगा? 1950s के बाद, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया। तो हमने क्या बात लिखी है कि एज वी नो इट इज वेरी थिन और इट्स साइज इज इन नैनोमीटर, so detailed structure of plasma membrane is given only after the advent of electron microscope. जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आ गया तब तक कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिटेल्ड स्ट्रक्चर को नहीं जानता था कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे अरेंज हैं, इसका नेचर कैसा है, कोई नहीं जानता था। पर हमारे पास केमिकल जानने की तो क्षमता थी ना, हम एटलीस्ट इतना तो अंदाजा लगा सकते थे ना कि इसमें प्रेजेंट क्या क्या है। अरेंज कैसे नहीं समझ में आ रहा, हटाओ, पर है क्या क्या ये तो जाना जा सकता था ना।
तो इसको जानने के लिए बेटा हमने स्टडी करी आरबीसी की मेम्ब्रेन की। ठीक है, हमने क्या किया, आरबीसी को लिया, आरबीसी को बस्ट किया और उसकी मेम्ब्रेन की, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बायोकेमिकल एनालिसिस करी, उसकी मेम्ब्रेन की बायोकेमिकल एनालिसिस करी, जिससे हमें आगे पता लगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, अभी तक के लिए इतनी बातें जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बताई इनफ है। इसको आप पढ़िए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पूरा फिनिश करेंगे और कोई एक और ऑर्गेनल को फिनिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ज्यादा हो जाएगा तो फिर आपको भी समझने में दिक्कत होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।